गुड आफ्टरनून गाइस। सो गाइस, हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। उससे पहले हम लोगों ने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े थे। तो आज हमारी इस चैप्टर की थर्ड क्लास है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। सबसे पहली टेक्निक है टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए गाइस, टेलर भाई साहब कहते हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है गाइस, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में तोड़ लेंगे तो ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा जहाँ पर लेबर वर्क होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा जहाँ पर सोचने का काम होगा। टेलर भाई साहब का मानना है कि एक इंसान पे सारा बर्डन नहीं डालना चाहिए, इसीलिए हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में तोड़ लेना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग। अच्छा, अब टेलर भाई साहब ये कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 4 बॉसेस होने चाहिए, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एक बंदा सिर्फ एक ही चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए हर चीज़ के लिए अलग परफेक्ट बंदा होना चाहिए। तो सबसे पहली टेक्निक पे फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने क्या कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में ब्रेक कर लेना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। ओके, और हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 4 बॉस होने चाहिए एक वर्कर के ऊपर। क्यों? क्योंकि गाइस एक बंदा सिर्फ एक ही चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, एक बंदा एक से ज़्यादा चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये मानना है टेलर का। अब आ जाइए पढ़ते हैं वो 4 बॉस कौन कौन है। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्पीड बॉस। देखिए नाम ही बता रहा है स्पीड बॉस। इसका काम होता है ये देखना जो टारगेट मिला है, जो गोल मिला है, वो टाइम पर अचीव हो रहा है या नहीं। यहाँ पर स्पीड बॉस का मेन काम क्या है? वो ये देखता है जो गोल दिया गया है वो विद इन जो टाइम मिला है उसमें पूरा हो जाएगा या नहीं, उसे वो स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है। तो सबसे पहला बॉस था स्पीड बॉस, जिसका काम क्या है? ये देखना कि टाइम पे काम पूरा हो जाएगा या नहीं। सेकंड होता है गैंग बॉस। गाइस, गैंग बॉस का मेन काम होता है जितने भी टूल्स या इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी भी मशीनों की नीड पड़ेगी, वो सारी की सारी वर्कर्स को अवेलेबल कराए। अब जिसको जो भी टूल चाहिए वो किससे जाके लेता है? गैंग बॉस से। थर्ड रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम ये है कि अगर कोई भी मशीन कभी भी ख़राब होती है, ये जाते हैं और उस मशीन को रिपेयर कर देते हैं। तो बहुत आसान। फोर्थ और लास्ट इंस्पेक्टर। देखिए नाम ही बता रहा है इंस्पेक्शन से बना है वर्ड इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब ये देखना जो सामान बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी भी है या नहीं। तो हमने 4 बॉस पढ़ लिए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब ऐसे ही जैसे 4 बॉस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने चाहिए, सिमिलरली वैसे ही 4 बॉस किस में होने चाहिए? प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नाम ही बता रहा है इसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना। ये बताता है एम्प्लॉयज को, उनको इंस्ट्रक्शन देता है उनको काम कैसे कैसे करना है। ठीक है। सेकंड रूट क्लर्क। नाम अगेन बता रहा है रूट, तरीका, सीक्वेंस। देखिए इनका रूट क्लर्क का काम होता है ये बताते हैं किस सीक्वेंस में काम को करना है, पहले काम कौन करेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ओके। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बिल्कुल ठीक, ये क्या करते हैं? ये टाइम डिसाइड करते हैं कितने टाइम में काम हो जाना चाहिए और कम से कम कितनी कॉस्ट में काम होना चाहिए। ओके। फोर्थ और लास्ट डिसिप्लिनेरियन। नाम ही बता रहा है डिसिप्लिन के। देखिए इनका मेन काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज हमने सबसे पहली टेक्निक पढ़ी टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप के। पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में ब्रेक कर लो और हर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 4 बॉस होने चाहिए एक वर्कर को क्या करने के लिए? सुपर वाइज। तो एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए, ये टेलर का मानना था। ये थी पहली टेक्निक। सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए दूसरी टेक्निक में टेलर भाई साहब कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि देखिए अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड का बने, अच्छी क्वालिटी का बने, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन शुरुआत से फॉलो करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल भी स्टैंडर्ड का लाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का, मशीनें भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और मेहनत भी अच्छी क्वालिटी की हो। ये टेलर का मानना था स्टैंडर्डाइजेशन। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी, जियो,
एयरटेल, आइडिया, ये लोग सब लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, आईफोन ये सब फॉलो करते हैं इस टेक्निक को। ओके, कि अगर आप चाहते हो आउटपुट स्टैंडर्ड का है तो इनपुट भी क्या लगने चाहिए, स्टैंडर्ड के ही लगने चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, अगर बिरयानी बनानी है तो चावल और मसाले, अगर आपको अच्छी बिरयानी चाहिए तो चावल और मसाले अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी बिरयानी अच्छी बनेगी। अब ये नहीं बिरयानी तो फर्स्ट क्लास चाहिए और बेकार, सबसे बेकार चावल, सबसे बेकार मसाले आप डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि देखिए बहुत सारा करने की बजाय अगर आप लिमिटेड करें और फायदे में जाएं वो ज़्यादा बेटर है। टेलर भाई साहब कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। अब एक कंपनी है 100 प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो 100 प्रोडक्ट के लिए लेबर, 100 प्रोडक्ट की मशीनें, 100 प्रोडक्ट का स्टॉक, इस कदर का पैसा लग जाता है कि उन्हें मुनाफा भी बहुत कम होता है। तो इससे बेटर क्या है, गिने चुने 4-5 प्रोडक्ट में डील करो और फायदे में जाओ। तो टेलर भाई साहब कहते हैं सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को, अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देना। इससे क्या होता है, इससे गाइस कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि अगर आउटपुट स्टैंडर्ड का चाहिए तो इनपुट भी क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड के। ओके, और सिंप्लीफिकेशन की बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने की बजाय अगर आप कम प्रोडक्ट बनाएं और प्रॉफिट्स में जाएं वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी है कि यूएसए में कंपनी थी, वो पहले 2000 तरह का पेपर बनाती थी, ठीक, और वो नुकसान में जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिड्यूस करके 200 के तरह का पेपर बनाना शुरू कर दिया। उससे क्या है, वो लोग फायदे में जाने लगे। तो ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो हमने 2 टेक्निक पढ़ ली। थर्ड, बहुत अच्छी टेक्निक, मेथड स्टडी। देखिए मेथड, तरीका काम करने का, है ना। तो टेलर भाई साहब कहते हैं किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मानोगे बात बिल्कुल। अब जैसे लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, 2 तरीके तो यही हो गए। तो टेलर का ये मानना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है उसे करने के जितने भी मेथड हो सकते हैं आपको एक एक करके सारे ट्राई करके देखने चाहिए। हर मेथड को ट्राई करके देखो, और वो मेथड जिससे कंपनी की कॉस्ट कम से कम आती है और एफर्ट भी कम से कम लगते हैं, उसी मेथड को फॉलो किया जाना चाहिए। तो तीसरी स्टडी बहुत अच्छी थी, मेथड स्टडी, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी काम को करने के जितने भी मेथड हैं एक एक करके सबको लगा के देखो। शुरू में तो टाइम भले ही लगेगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, और सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होगा जिसमें कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स न लगाने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो हमने 3 टेक्निक्स पढ़ ली, फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी के कौन से मेथड से काम होना चाहिए वो डिटरमाइन कैसे करते हैं। फोर्थ, टाइम स्टडी। देखिए गाइस, इस टेक्निक का जो मेन मकसद है टाइम स्टडी का, वो ये है कि एक जॉब को कितने टाइम में कर लेना चाहिए वो कैसे पता लगाया जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए टेलर भाई साहब कहते हैं हमें टाइम स्टडी करनी चाहिए कि देखो कोई टास्क है अगर, ओके, उसे अलग अलग बंदों से करवा के देखो। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स हैं, तो आप 10 यूनिट्स बनाने का काम दे दीजिए, ठीक, और फिर जो बंदा, हर बंदा उस जॉब को कितने टाइम में कर रहा, मान लो किसी ने 10 मिनट में कर लिया, किसी ने 15 में, किसी ने 20 में, उस सबको नोट डाउन कर लो अपने पास और फिर उसका एवरेज मीन निकाल लो और वही सबके लिए क्या कर दो, वही सबके लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। तो टाइम स्टडी कहती है किसी भी काम को करने का जो टाइम है वो खाली मैनेजर की विल और विश से डिटरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर टाइम स्टडी, साइंटिफिक तरीका फॉलो होना चाहिए कि एक काम को बहुत सारे वर्कर से करवा के देखो और जो लोग इस काम को कर रहे हैं सबका टाइम नोट डाउन कर लो और फिर उसका एक एवरेज लेके वो टाइम क्या कर दीजिए, सबको सेट कर दीजिए कि आपको इस टाइम में ये काम करना ही करना है। जो टाइम में कर लेगा वो अच्छा वर्कर है, जो टाइम में नहीं कर पाएगा उसको आगे मोटिवेट कीजिए कि वो उस टाइम में काम को कर ले। तो हमने 4 टेक्निक्स पढ़ ली। ओके, 5th टेक्निक है गाइस, मोशन स्टडी। के देखिए टेलर भाई साहब ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर जितने भी मोशन करता है उनको लिख लो एक जगह पर, भाई कितनी बार वो उठा, कितनी बार बैठा, कितनी बार इधर से उधर गया, कितनी बार उसने बातें की, सब कुछ एक वर्कर के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, मोशन होते हैं, उन सबको लिख लेना
चाहिए। अच्छा, लिखने के बाद अब उन्हें डिवाइड कर दो दो तरह के मोशन में या मूवमेंट में। प्रोडक्टिव मूवमेंट अलग जो उसने काम से रिलेटेड करा, जो करने ही करने थे, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अलग जिनको एलिमिनेट किया जा सकता था। ओके, तो मोशन स्टडी के अंदर टेलर भाई साहब ने क्या कहा, एक वर्कर के मूवमेंट को लिखो और दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो, प्रोडक्टिव मूवमेंट अलग, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अलग। ओके गाइज, ठीक है। अब जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हैं उनको कैसे खत्म करना, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एक मैनेजर को। ये टेलर ने कहा। उससे क्या होगा, जब उसके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट खत्म हो जाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी। भाई एक वर्कर के अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट खत्म हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो चपाती है उसका सिस्टम ऊपर है, ठीक है, तो एक लेबर जाएगी ऊपर से चपाती लेके नीचे आएगी। अच्छा, तो इससे कितना टाइम खराब होगा और दूसरा चपाती भी मजा नहीं आएगा उसको खा के। तो कुछ शॉप्स हमारे यहाँ क्या करती हैं गाइज, उन्होंने एक पाइप लगा लिया, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऊपर से चपाती रखते हैं और नीचे वो एक बाउल के अंदर आके गिर जाती है। उससे क्या होता है गाइस, जो लेबर है उसे ऊपर भी जाना नहीं पड़ता और जो कस्टमर है उसको गरम गरम चपाती भी मिल जाती है। अब उनको ये तो पता नहीं, उन्होंने एक मोशन स्टडी फॉलो कर ली टेक्निक, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मोशन स्टडी। इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, इसके लिए कंपनीज स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, मशीनें तैयार करती हैं, इस तरह की मशीनें गाइस, जिससे कि वर्कर्स के जो मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, एलिमिनेट। तो सबसे पहली टेक्निक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोशन स्टडी के अंदर जितने भी मूवमेंट एक वर्कर करता है उन दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए, प्रोडक्टिव मूवमेंट अलग, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट अलग, और फिर इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए एक मैनेजर को कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट गाइस, फटीग स्टडी। फटीग मतलब थकान। देखिए टेलर का ये कहना है कि एक इंसान जब काम करता है, एक वर्कर जब काम करता है तो थकता भी है, सीधी सी बात है, वो थक भी जाता है, तो जो उसको रेस्ट मिलना चाहिए वो मैनेजर की विल और विश से नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए फटीग स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे होगी, अब टेलर क्या कहता है, आप क्या करें कि स्टॉप वॉच ले लें और ऑब्जर्व करें कि एक वर्कर कितनी देर में थकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जैसे ही वो थक जाए आप उसे क्या करें, आप उसे रेस्ट दे दें कि भाई ठीक है तुम थक गए, अब तुम रेस्ट ले सकते हो। ठीक, इस टाइम को नोट कर लो। फिर ये देखो कितना टाइम लगता है उसे थकान से रिकवर होने में, उस टाइम को भी नोट कर लो। ठीक, और फिर क्या कीजिए, इसी टाइम को डिटरमाइन कर दीजिए, इसी एक्सपेरिमेंट को काफी बार रिपीट करो अलग अलग वर्कर के ऊपर, मोर देन 100 वर्कर के ऊपर, और फिर इसी टाइम को सबके लिए सेट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी के अंदर 24 घंटे काम होता है 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती हैं। ओके गाइज, तो मान लो 3 शिफ्ट चलती हैं 8 आवर्स की ABC, तो अगर कोई वर्कर पहली शिफ्ट में काम करता है शिफ्ट ए में 8 घंटे, तो क्या करना चाहिए, अच्छा, और 8 ही घंटे लगते हैं उसको रिकवर होने में, तो उसको पहली और तीसरी शिफ्ट में काम कराना चाहिए। अगर कोई दूसरी में काम करता है तो तीसरी का रेस्ट देके दूसरी और पहली में, और अगर कोई तीसरी में काम करता है तो तीसरी में और दूसरी में। इससे क्या होगा, उसको थकान भी महसूस नहीं होगी और वो काम भी तेजी के साथ करेगा। तो हमने 2 टेक्निक पढ़ ली, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। थर्ड है गाइस मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन, ये वर्ड हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो गाइस इस टेक्निक में टेलर भाई साहब कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, वर्कर ग्रुप अलग, मैनेजमेंट ग्रुप अलग। वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट उनको अच्छे पैसे नहीं देता, मेहनत बहुत करवाता है, और मैनेजमेंट को लगता है जो वर्कर्स हैं वो काम करते नहीं, मशीनें ब्रेक करते रहते हैं, गो स्लो पॉलिसी फॉलो करते हैं कि बस धीरे धीरे काम करेंगे हम। तो ये क्या है, इससे दोनों एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हमेशा। तो टेलर भाई साहब कहते हैं दोनों को अपने माइंड को रिवॉल्यूशनाइज करने की जरूरत है, दोनों को मेंटल रिवॉल्यूशन फॉलो करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए अगर वर्कर नहीं होंगे तो भाई काम कौन करेगा, और वर्कर को ये सोचना चाहिए अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उनको काम कौन देगा। वो दोनों के दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 व्हील्स हैं, तो इसीलिए अगर एक व्हील भी हट गया तो ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी, गोल अचीव नहीं होगा। तो तीसरी टेक्निक थी मेंटल रिवॉल्यूशन। तो हमने 3 टेक्निक पढ़ ली, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेंटल रिवॉल्यूशन। फोर्थ और लास्ट गाइस, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। क्या, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के देखिए टेलर कहता है कि अगर आपके यहाँ पर पीस पैसा दिया जाता है तो
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर बंदे को सेम वेज रेट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम वेज रेट दोगे तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको भी उतने ही पैसे मिलेंगे और जो कम मेहनत कर रहे हैं उनको भी उतने ही पैसे मिलेंगे। आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा ही करता रहे, ठीक, और जो कम काम कर रहा वो और अच्छे से करे। आपको ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अब यही बात समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से मान लेते हैं हमारे पास 3 वर्कर हैं, वर्कर ए बी सी। वर्कर ए बनाता है 80 यूनिट्स, ठीक है, वर्कर बी बनाता है 100 यूनिट्स और वर्कर सी बनाता है 120 यूनिट्स, ठीक है। टेलर का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड यूनिट्स और स्टैंडर्ड वेज रेट सेट कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया स्टैंडर्ड यूनिट्स है 100 यूनिट्स और स्टैंडर्ड रेट है ₹50 पर यूनिट, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट बनाता है 100 यूनिट तो उसको दिया जाएगा 50 रुपए के हिसाब से। अगर स्टैंडर्ड से कम बनाता है, मान लेते हैं, उसको मिलेगा 40 रुपीज़ पर यूनिट और अगर कोई स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाता है तो उसको मिलेगा 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस हिसाब से ए वर्कर को मिलेगा, क्योंकि उसने 80 यूनिट्स बनाए, स्टैंडर्ड से कम है, तो ये मिलेंगे ₹3200। वर्कर बी ने 100 यूनिट्स बनाए, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स बना लिए, इसको मिलेंगे 50 के हिसाब से 5000 रुपये। और गाइस जो वर्कर सी है उसने मोर देन स्टैंडर्ड बनाया, इसको मिलेंगे 60 के हिसाब से 7200 रुपीज़। तो आप ध्यान से देखिए अब इसमें क्या होगा। जो वर्कर सी है वो तो कोशिश करेगा कि वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा ही बनाता रहे, ठीक है। जो वर्कर भी है वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बना रहा है। मेन मोटिवेशन मिलेगा वर्कर ए को कि उसे भी क्या करना चाहिए, उसे भी मोर देन स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसको भी ज़्यादा पैसे मिल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है टेलर की, बहुत जगह पर ये फॉलो की जाती है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको पैसे भी उसी हिसाब से मिलने चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलेगा, जो मेहनत कर रहा है वो और मेहनत करता रहेगा और जो इसने कम मेहनत की है वो अगली बार कोशिश करेगा कि वो भी ज़्यादा मेहनत करे। तो बहुत अच्छी टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ओके। सो इसी के साथ हमारी सारी की सारी टेक्निक्स ख़त्म हो जाती हैं टेलर की। सो गाइज इसी के साथ हमारा टॉपिक यही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने सारी की सारी टेक्निक्स पढ़ ली और आपने अच्छे से समझ भी ली, ओके। तो गाइज एक क्लास और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके।